फूल परी का जादुई फूल का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड राज्य में एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और अच्छे थे। उसी गांव में जमुना अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम पाखी और छोटी बेटी का नाम नंदिनी था। जमुना अपनी दोनों बेटियों को पालने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। वहीं पाखी और नंदिनी गाँव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। स्कूल से आ जाने के बाद पाखी और नंदिनी बेसब्री से माँ के आने का इंतजार करती। ऐसे ही एक शाम, माँ हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आज आपने बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ बिटिया, आज काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए आने में देरी हो गई। माँ आप मेरे लिए जलेबियाँ लेकर नहीं आई? बिटिया मैं तुम्हारे लिए जलेबियाँ लाना भूल गई। आप हमेशा जलेबियाँ लाना भूल जाती हैं। नाराज मत हो मेरी बिटिया रानी, कल पक्का काम से लौटते समय तुम्हारे लिए जलेबियाँ लेकर आऊंगी। अब चलो मुस्कुरा दो। अच्छा तुम दोनों आराम से बैठ जाओ, मैं हाथ मुँह धोकर तुम दोनों के लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। नहीं माँ, आप बहुत थक गई होंगी, मैंने खाना बना दिया है। और माँ मैंने भी खाना बनाने में दीदी की मदद की है। मेरी दोनों बेटियां कितनी बड़ी और समझदार हो गई हैं। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखें। उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया और गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जमुना काम पर नहीं जा पाई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। ये देख पाखी बोली, अरे माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नंदिनी तुम माँ का ध्यान रखना, मैं अभी आई। इतना कहकर पाखी दौड़ते हुए वैद्य जी को लेने भागी, लेकिन जब तक वो वापस लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमुना सदा के लिए संसार को छोड़कर जा चुकी थी। दोनों बहनों के सिर से माँ का साया भी उठ गया। बेचारी दोनों बहनें अनाथ हो गई। उनके घर कमाने वाला अब कोई नहीं था। 1-2 दिन तो जैसे तैसे कट गया। गुल्लक में रखे पैसे भी अब खत्म हो गए। भूख के मारे दोनों बहनों का हाल बेहाल हो गया। दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। घर का सारा राशन खत्म हो गया है नंदिनी, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर पाखी आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से खाना मांगने गई। 2-4 दिन तक तो लोगों ने तरस खाकर खाना दे दिया, लेकिन फिर उन्होंने भी खाना देने से इनकार कर दिया। मुझे कुछ काम ढूंढना होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। पाखी गांव में ही अपने लिए छोटा मोटा काम मांगने इधर उधर भटकने लगी, लेकिन सभी ने उसे डांट कर भगा दिया। ये देख पाखी परेशान हो गई और मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान जी अब मैं क्या करूं, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। पाखी हाथों में प्रसाद लिए दुखी मन से घर लौट गई। उस दिन दोनों बहनों ने मंदिर से मिला प्रसाद खाकर ही काम चलाया। रात भर पाखी को नींद नहीं आई। फिर सुबह सुबह उठकर पाखी उदास मन जंगल की ओर चली गई और नदी किनारे चुपचाप एक टक बैठी थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ अम्मा बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है, क्या तुम उस पेड़ को पानी दे सकती हो? मैं नदी से पानी ले जाने में असमर्थ हूँ। बहुत दिनों से पेड़ को पानी नहीं दिया मैंने, वो पेड़ सूख रहा है। ठीक है अम्मा, आप मुझे रास्ता बताइए, मैं अभी जाकर पेड़ की जड़ों में पानी डाल देती हूँ। खुश रहो बेटी, ये लो मटका और मेरे साथ आओ। पाखी ने फौरन पानी भरा हुआ मटका सर पर उठाया और बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों उस जगह पहुंच गई जहां पर सूखा पेड़ था। पाखी ने जैसे ही उस पेड़ की जड़ों में पानी डाला, अचानक एक चमत्कार हुआ। सूखा हुआ पेड़ खुशबूदार और अद्भुत फूलों से भर गया। ये देख पाखी हैरानी से बोली, अरे वाह, मैंने इतने अद्भुत फूल पहले कभी नहीं देखे। अम्मा, अरे अम्मा कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ पाखी। ये कहते हुए बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल गई और बोली, पाखी तुमने मुझे साधु के श्राप से मुक्त कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुम बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो। लेकिन आप है कौन? दरअसल मैं फूल परी हूँ और ये जादुई पेड़ मेरा घर है। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? फूल परी जी, मैं मेहनत करके तो पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि मैं अपना और अपनी छोटी बहन का पेट पाल सकूँ। मुझे वरदान नहीं चाहिए। पाखी की बात सुन परी खुश होते हुए बोली, पाखी अगर ऐसी बात है तो तुम पेड़ पर लगे इन फूलों को तोड़कर बाजार में बेच सकती हो। तुम्हें इन फूलों के अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। लेकिन भविष्य में अगर तुम्हें वरदान चाहिए तो तुम मुझसे बेझिझक मांग सकती हो।
ये सुनते ही पाखी खुश होते हुए परी का धन्यवाद कर पेड़ पर लगे अद्भुत फूलों को तोड़ने लगी। उसके बाद फूल परी से विदा लेकर खुशी खुशी उन फूलों को बेचने के लिए शहर जा पहुंची। ऐसे आकर्षक और खुशबूदार फूल लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए देखते ही देखते पाखी के सारे फूल बिक गए और उनके अच्छे खासे पैसे भी मिल गए। ये देख पाखी बहुत खुश हुई और मन ही मन फूल परी का धन्यवाद किया। ऐसे ही हर रोज पाखी जंगल जाकर फूल तोड़ती और बाजार में बेचती। अब पाखी अपनी बहन नंदिनी के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। पाखी के अद्भुत फूलों की चर्चा जब राज्य की घमंडी रानी कलावती को पता चली तो रानी ने सैनिकों से कहकर पाखी को फौरन महल बुलवाया और कहा, सुनो लड़की, मुझे बताओ तुम ये फूल कहाँ से लेकर आती हो? मैंने ऐसे अद्भुत फूल और खुशबूदार फूल कभी नहीं देखे। रानी जी माफ कीजिए, मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपको जितने फूल चाहिए मैं आपको हर रोज लाकर दे सकती हूँ। नहीं, मुझे बस वो पेड़ चाहिए, जल्दी बताओ नहीं तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। लेकिन पाखी ने रानी कलावती को फूल परी और जादुई पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताया। तब रानी कलावती गुस्से से बोली, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं बताओगी। जाओ सैनिकों, इसकी छोटी बहन को बंदी बनाकर यहाँ ले आओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए रानी जी, मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक है, मैं आपको उस पेड़ के बारे में बताती हूँ। ये कहते हुए पाखी ने रानी कलावती को फूल परी के जादुई पेड़ का पता बताया। रानी कलावती फौरन बताए गए जगह पर पहुंची, जहां पर वो जादुई पेड़ था। सुगंधित और अद्भुत फूलों से भरा हुआ पेड़ देखकर रानी कलावती बोली, अब इस जादुई पेड़ को मैं अपने महल में ले जाऊंगी। ये जादुई पेड़ और इसमें लगे अद्भुत फूल मेरे महल की शोभा बढ़ाएंगे। ये कहते हुए रानी कलावती जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर जादुई पेड़ को काटने आगे बढ़ी, तभी रानी कलावती को जोर का झटका लगा और वो दूर जा गिरी। इस पेड़ की इतनी हिम्मत! रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए रानी कलावती गुस्से से जादुई पेड़ की टहनियाँ तोड़ने लगी। तभी एक तेज रोशनी निकली और रानी कलावती का शरीर अपंग हो गया, यहाँ तक कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। वहीं रानी कलावती जब काफी देर तक महल वापस नहीं लौटी तो उनकी राजकुमारी बेटी मोहिनी चिंता में पड़ गई। फिर महल के सूत्रों से राजकुमारी मोहिनी को पता चला कि वो जादुई पेड़ की तलाश में अकेले जंगल गई है। ये सुनते ही राजकुमारी मोहिनी अपनी माँ को ढूंढते हुए जंगल जा पहुँची। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद राजकुमारी मोहिनी को जादुई पेड़ दिखाई दिया और वहीं पास में अपंग अवस्था में रानी कलावती बैठी हुई थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देख राजकुमारी मोहिनी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ आपकी ऐसी हालत किसने की? रानी कलावती ने बोलने की बहुत कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाई। माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब तो एक ही रास्ता है, मुझे उस फूल बेचने वाली लड़की के पास जाना होगा, वही मेरी मदद कर सकती है। माँ आप परेशान मत हो, मैं अभी आती हूँ। राजकुमारी मोहिनी पाखी के घर का पता पूछते हुए उसके घर जा पहुँची। राजकुमारी मोहिनी को देख पाखी हैरानी से बोली, अरे राजकुमारी जी आप यहाँ आइए, बैठिए। नहीं, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मेरी माँ बहुत बड़ी परेशानी में है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। राजकुमारी मोहिनी ने रोते हुए अपनी माँ की बुरी अवस्था के बारे में बताया। ये सब सुनकर पाखी को बहुत ही बुरा लगा। फिर दिलासा देते हुए राजकुमारी मोहिनी से बोली, आप रोइए मत राजकुमारी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर पाखी राजकुमारी मोहिनी को लेकर जादुई पेड़ के पास पहुँची। वहाँ पहुँचकर पाखी मन ही मन फूल परी को याद करने लगी। फूल परी कहाँ है आप? बाहर आइए। पाखी की आवाज सुन फूल परी जादुई पेड़ से बाहर आई और बोली, बोलो पाखी, तुमने मुझे याद किया? हाँ फूल परी, आप कृपा कर रानी कलावती को ठीक कर दीजिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, मैं रानी कलावती को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती, न ही ठीक करूँगी। इसने मेरे जादुई पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। फूल परी, इन्हें अपनी गलती का पश्चाताप है, इन्हें माफ कर दो। हरगिज नहीं, मैं रानी कलावती को माफ नहीं करूँगी, तुम चाहे कितनी भी मुझसे विनती कर लो। फूल परी, आपको याद है आपने मुझे एक वरदान मांगने को कहा था, इसलिए आज मैं उस वरदान के बदले ये चाहती हूँ कि आप रानी कलावती को ठीक कर दे। रानी कलावती से जो भी गलती हुई है उन्हें सबक मिल चुका है, कृपया कर उन्हें माफ कर दे। पाखी के इतना कहते ही फूल परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाई और रानी कलावती को बिल्कुल ठीक कर दिया। अपने आप को पहले जैसा देख रानी कलावती खुश होते हुए बोली,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे माफ कर दिया। अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रानी कलावती और राजकुमारी मोहिनी ने हाथ जोड़कर फूलपरी से माफी मांगी। साथ ही रानी कलावती ने पाखी से भी माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। रानी कलावती ने भेंट स्वरूप पाखी को ढेर सारे उपहार दिए। वहीं पाखी रोज जादुई पेड़ के फूलों से बना गुलदस्ता रानी कलावती को देने राजमहल आया करती। फूलपरी और जादुई पेड़ के फूलों से पाखी का जीवन महक उठा और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। सोने की साड़ी, चांदी का सैंडल। एक समय की बात है, विजयपुर नाम के एक गांव में मालती अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। मालती बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उसके पति की मृत्यु भी कुछ वर्षों पहले हो गई थी, जिस वजह से मालती को लोगों के घरों में काम करना पड़ता था और वो उन्हीं पैसों से अपना घर भी चलाती थी और अपनी बेटी दिशा का पालन पोषण भी करती थी। वो जितना हो सके अपनी बेटी को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी कभी उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती थी, क्योंकि दिशा को गरीबी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मालती ने दिशा को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाला था, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते थे। दिशा उन्हें देखकर उनकी जैसी ही चीजें मालती से मांगा करती थी, चाहे वो कपड़े हो, खिलौने हो या कुछ और। ऐसे ही एक दिन दिशा जब स्कूल से लौट कर आती है तो वो मालती से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें और किस लिए? माँ, कल हमारा पूरा स्कूल एक दिन की ट्रिप पर जा रहा है। मुझे उसके लिए पूरे 500 रुपए चाहिए। मालती, जिसके पास केवल एक फटी पुरानी साड़ी थी, वो अपनी नई साड़ी के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन अपनी बेटी की ये इच्छा सुनकर उसने वो जुड़े हुए पैसे निकालकर दिशा को दे दिए और दिशा उन पैसों को लेकर अपने स्कूल चली जाती है। इसी तरह मालती हमेशा ही अपनी इच्छाओं को दबाकर दिशा की इच्छाएं पूरी किया करती थी, परंतु दिशा की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है। दिशा स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ जाती है, लेकिन मालती की तनख्वाह उतनी ही होने के कारण मालती दिशा की ज्यादा शौक पूरे नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन दिशा के कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी होती है, जहां पर दिशा के स्कूल की पहले की भी कुछ लड़कियां थी, जो दिशा को मामूली सी कपड़ों में देखकर कहती है, अरे यार, कितना टाइम बीत गया है, कितना कुछ बदल गया है, पर ये दिशा अभी भी वैसी की वैसी ही है। हालत भी जीरो और फैशन सेंस भी जीरो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे मैंने सुना है नेहा अपनी शादी में इस फटीचर को भी बुला रही है। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन तुम देखना वहाँ पर भी ये ऐसे ही बनकर आएगी, इसलिए मैं इसे दूर रहती हूँ। आखिर ऐसी फटीचर का दोस्त बनेगा भी कौन? ऐसा कहकर वे दोनों लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है और उन लड़कियों की बात सुनकर दिशा उदास होकर पार्टी से निकल आती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चलती रहती है और वो ये सोचते सोचते घर आ जाती है। मालती, जो कि घर पर खाना बना रही थी, दिशा को देखकर उससे कहती है, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? तू तो पार्टी में गई थी ना, तो खुश होने के बजाय ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? खुश होने की कोई बात हो तभी तो होंगी। पहले पापा हमें छोड़कर चले गए, फिर ये गरीबी। ना हम लोग सही से कुछ खा पाते हैं, ना ही ढंग का जीवन जी पाते हैं। ये भी कोई जिंदगी होती है क्या? कुछ बात हुई है क्या? मालती के इतना कहने पर दिशा अपने कॉलेज में हुई सारी बात मालती को बताती है। अब आप बताओ, क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी मुझे? लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में नहीं जाऊंगी। मुझे फिर से एक बार मजाक का पुतला नहीं बनना है। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? हम इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे और तू शादी में जाएगी, समझी? कैसे जाऊंगी, आप ही बताओ। ना तो मेरे पास कोई ढंग की ड्रेस है और ना ही कोई ढंग की सैंडल। तो आप ही बताओ, क्या ये फटीचर कपड़े और चप्पल पहनकर जाऊं मैं शादी में? मालती कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, दिशा, तुझे याद है बचपन में मैं सावित्री जी के यहाँ पर काम किया करती थी, जिसकी बेटी रूपा तेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। वो तो अभी भी तुझे याद करती है। अगर तू उसके पास जाए तो मुझे पूरा विश्वास है वो तेरी मदद जरूर करेगी। दिशा को मालती की बात सही लगती है, इसलिए वो अगले ही दिन रूपा के घर पर जाती है। रूपा इतने दिनों बाद दिशा को देखकर उसे गले से लगा लेती है
और कहती है, क्या बात है दिशा, तू तो आजकल बड़ा बिजी रहने लग गई है। तुझे तो मिलने का समय ही नहीं मिलता और न ही आजकल तू बात करती है। मेरी बात तो बस आंटी जी से ही हो पाती है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस वो कॉलेज की असाइनमेंट में बिजी थी। अच्छा वैसे तू बता, तू कैसी है? मैं एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मुझे तो थोड़ी टेंशन में लग रही है। बता क्या बात है, हो सके तो मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी एक फ्रेंड की शादी है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, रुक मेरे साथ आ। मुझे कपड़े खरीदने का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसलिए मेरी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है। देख ले, तुझे जो पसंद है वो तू मुझे बता दे, वो मैं तेरे लिए निकाल दूंगी। इसके बाद रूपा दिशा को लेकर अपने कपड़ों के अलमारी के पास आती है। उसे अपने सारे कपड़े दिखाती है। दिशा की नजर एक सुनहरी रंग की साड़ी पर पड़ती है और वहीं रखी उसके साथ चांदी के रंग की सैंडल पर भी। वो उन दोनों की तरफ इशारा करती है और कहती है, रूपा मुझे ये वाली ड्रेस और ये वाली सैंडल चाहिए। क्या बात है, तेरी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मैं तेरे लिए ये पैक कर देती हूँ, तू ले जा। लेकिन इस ड्रेस का अच्छे से ध्यान रखना और इस सैंडल का भी, क्योंकि ये साड़ी असली सोने की है और ये सैंडल चांदी की। इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। मुझे तुझ पर विश्वास है, इसलिए तुझे दे रही हूँ, वरना किसी को भी मैं इसे हाथ लगाने तक नहीं देती। इसके बाद रूपा अपनी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल पैक करके दिशा को दे देती है। साड़ी और सैंडल को लेकर दिशा अपने घर जा ही रही होती है कि तभी एक चोर स्प्रे मारकर दिशा को बेहोश कर देता है और उससे वो साड़ी और सैंडल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। दिशा को जैसी ही होश आता है तो वो अपने हाथ में रखे थैले को चेक करती है, जो कि खाली पड़ा होता है, जिसे देखकर दिशा के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे ये क्या हो गया? मैंने रूपा की दी हुई इतनी कीमती चीज को गुमा दिया। अब मैं उसके पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी? बेचारी दिशा उदास होकर घर जाने लगती है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत हद से ज्यादा बोझा लिए सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। दिशा अपनी टेंशन छोड़कर उस बुढ़िया की मदद करने लगती है और उसका सामान उसके घर तक पहुंचा देती है और वहां से आने लगती है कि तभी वो बुढ़िया उसे रोक लेती है और कहती है, क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही ज्यादा उदास लग रही हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं आपको बता तो सकती हूँ कि मैं क्यों उदास हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। इसके बाद दिशा अपने साथ घटी सारी घटना उस बुढ़िया को बताती है, जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है, तुम थोड़ी देर यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो बुढ़िया अपनी झोपड़ी में चली जाती है और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में एक सुनहरे रंग की साड़ी और चांदी की सैंडल लेकर बाहर आती है और उन दोनों को दिशा को देते हुए कहती है, ये लो, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए, लेकिन हाँ ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। उस साड़ी और सैंडल को देखकर दिशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं कल जाकर ये साड़ी और सैंडल रूपा को दे दूंगी। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे पहनकर किसी शादी में जा सकूं। ऐसा सोचकर दिशा अपने घर आ जाती है और घर आकर मालती को पूरे दिन में घटी घटना के बारे में बताती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इन कपड़ों को रूपा को वापस कर दोगी तो तुम शादी के दिन में क्या पहनोगी? दिशा मालती की बात का कोई जवाब नहीं देती और उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और उस साड़ी और सैंडल को देखकर कहती है, काश मेरे पास इतने सुंदर कपड़े होते कि उन्हें पहनकर मैं नेहा की शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग सकती। दिशा के इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत परियों जैसी ड्रेस प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर दिशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये ड्रेस उसकी माँ मालती लाई है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को ढूंढने जाती है उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद मालती जब घर आती है तो दिशा मालती से कहती है, माँ आप मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस लाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रेस? मैं तो कोई ड्रेस लेकर नहीं आई, मेरी तो तबीयत खराब थी, इसलिए मैं अभी दवाई लेकर आ रही हूँ। इसके बाद दिशा अपनी माँ मालती को खाना और दवाई देकर वापस अपने कमरे में आ जाती है
और फिर सामने रखी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल को देखकर कहती है, काश माँ की तबीयत ठीक हो जाए, मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। इसके बाद दिशा जैसे ही अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। ये सब चमत्कार देखकर दिशा को उस बुढ़िया की याद आती है और वो समझ जाती है कि ये सब उस बुढ़िया की दी हुई साड़ी और सैंडल की वजह से हो रहा है। इसके बाद दिशा भागकर उस साड़ी और सैंडल के पास जाती है और कहती है, काश मेरे पास रूपा को देने के लिए उसकी सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल वापस आ जाए। दिशा के इतना कहते ही वहाँ पर रूपा की सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल प्रकट हो जाती है, जिसके बाद दिशा वो साड़ी और सैंडल रूपा को दे देती है। और कुछ ही दिनों बाद उस बुढ़िया की साड़ी और सैंडल की मदद से मिली सुंदर सी ड्रेस पहनकर अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है, जहाँ सारी लड़कियां उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसकी खूब तारीफ करती है, जिससे दिशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे दिशा के अंदर लालच बढ़ने लगता है और वो उस साड़ी और सैंडल से अपने लालच का सामान मांगने लगती है। काश मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होता और इतने पैसे होते कि मैं रोज खर्च करती और वो खत्म ही ना होते। दिशा इतना कहती ही है कि उसकी वो सुंदर सी ड्रेस गायब हो जाती है और उसकी माँ की तबीयत वापस से खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उस बुढ़िया की दी हुई सोने की साड़ी और चांदी की सैंडल भी गायब हो जाती है। ये सब होता देख दिशा डर जाती है और उस बुढ़िया के पास भाग कर जाती है और उसके घर पहुंचकर कहती है, ये सब क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ये सब हो गया? ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे पास जो था वो भी तुमसे छिन गया। तुम्हें जिसकी जरूरत थी वो तुम्हें मिलता गया, इसलिए तुम्हें लालच आ गया और अब ये तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। बस एक बार मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब घर जाओ, तुम्हारी माँ ठीक है। दिशा जैसे ही घर आती है तो उसकी माँ ठीक होती है। अपनी माँ को ठीक देखकर वो उन्हें गले से लगा लेती है, जिसके बाद दिशा बिना लालच किए थोड़े में ही संतुष्ट रहकर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।